चलिए, सो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इंडिया। मेरे को ये पढ़ाने में कभी हंसी भी आ जाती है, यहाँ की एजुकेशन पता नहीं कब ग्रो करेगी, मेरे को नहीं पता। व्हाट आर द फैक्ट्स, क्या कॉजेज हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, उसके इफेक्ट क्या है, और अगर कहीं पे एजुकेशन ग्रो नहीं कर पा रही तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। चल रहे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता किस वजह से है। उसके रीजंस तो मल्टीपल हैं चिल्ड्रन। इट इज ट्रेनिंग, इट इज हेल्थ, इट इज माइग्रेशन, इट इज एजुकेशन एंड इट इज इंफॉर्मेशन। बट आपको ये बात पता होगी बहुत कायदे से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है चिल्ड्रन? हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आपकी हेल्थ और एजुकेशन ठीक है तो आप किसी भी चीज की ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर आपको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। एंड इंफॉर्मेशन का यूज भी आप तभी कर पाएंगे व्हेन योर एजुकेशन इज अप टू द मार्क। तो अगर आपको पता लग जाए कि एज ऑफ टुडे काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है, नए बजट में गवर्नमेंट ने कपड़े की इंडस्ट्री को काफी प्रमोट करने की बात सोची है, तो आप टेक्सटाइल में अपना करियर बनाएंगे या स्टिल टेक्नोलॉजी में करियर बनाएंगे? नो आंसर्स। टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल, तो भाई आपके अंदर पहले वो एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप पूरी इंफॉर्मेशन को टैप कर पाएंगे। So education and health are important sources for human capital formation children. How they are important sources, ये धीरे धीरे करके आपको पढ़ना है। ये टाइम पास टेक्स्ट है तो इसको आपको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट इन योर कॉपी चिल्ड्रन। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरल का मतलब क्या होता है? सर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया है ना, वहां पे सबका खाता फ्री में खुल जाएगा। फेडरल का मतलब होता है स्टेट्स में गवर्नमेंट अलग चलती है और सेंटर में अलग, बट जब जरूरत पड़ जाती है तो सारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आई रिपीट चिल्ड्रन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कहीं नहीं है दैट स्टेट इज डिफरेंट एंड सेंटर इज डिफरेंट, बट हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम अलग अलग हैं बट मौका मिलने में हम एक साथ। तो मेरे घर के सामने ही एक फैमिली रहती है, 15-20 दिन में हाथापाई लात जूता एक दो बार हो ही जाता है। हम लोग मूवी की तरह देखते हैं और मौज करते हैं। एक दो बार सोचा वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूं एंटरटेनमेंट के लिए, बट शादी ब्याह का कार्यक्रम, कोई फेस्टिवल हो जाए, ऐसे भाई एक दूसरे से गले मिलेंगे जैसे दोनों यूनाइटेड नेशंस हैं। और महीने में एक दो बार एक खानदान ओसामा बिन लादेन बन जाएगा, एक अमेरिका बन जाएगा और एक रशिया बन जाएगा। खोपड़े में बात गई। तो मौका मिलने पे सब भाई एक हैं बट वैसे अलग अलग है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी ऐसा होगा कि भाई ताऊ जी का परिवार अलग रह रहा है, बड़े चाचा का परिवार अलग रह रहा है, छोटे चाचा का परिवार अलग रह रहा है। सर पहले ना जब शादियां नहीं हुई थी सब एक साथ रहते थे, शादी के बाद सर ऐसा क्यों हो गया? अब भैया मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पता लगा घर में और लड़ाई झगड़ा हो जाए, मम्मी चाची ताई जी सब यहाँ चली आए। तो इन दैट केस भाई मल्टीपल रीजंस आर देयर। ताई जी के बच्चों को आपका साथ नहीं पसंद, आपको उनका साथ नहीं पसंद है। इज दैट क्लियर? तो भैया सब अलग अलग फ्लोर में रहो। दादा दादी अलग मौज में है, तीन भाई थे तीनों अलग अलग फ्लोर में है, 4-4 महीने सबको कह रहे हैं हमको खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी से सबको गेट आउट करके सौरभ सर को प्रॉपर्टी दे दूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन दैट केस, बट मौका मिलने पे कोई फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है वगैरह वगैरह, पूरा परिवार शादी ब्याह में एक साथ हो जाता है। लॉजिक समझ में आ गया? बट वैसे सबके अपने बिजनेसेस हैं, सबकी अपनी फैमिलीज हैं, तो इससे प्रेम व्यवहार बना रहता है। तो आपके घर में भी, इंडियन फैमिलीज में भी आजकल फेडरल सिस्टम चल रहा है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो फेडरल का मतलब समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग और स्टेट का अलग, बट जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब बाल ठाकरे जी बोलेंगे भैया वो कसाब 2 होने वाला है मुंबई में, तो एनएसजी कमांडोज को फिर से भेज दीजिए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी एनएसजी को हम क्यों भेजें, तुम अपने स्टेट कमांडोज से काम करवाओ? कैसा होगा? नहीं होगा। तो वी आर फेडरल इन बिहेवियर एंड यूनिटरी इन कैरेक्टर। तो ये बात सबको समझ आ गई। बट यूएस में ऐसा नहीं है चिल्ड्रन। अगर आप टेक्सास में रह रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस टेक्सास का है, तो भैया आप न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या केंटकी में गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो वहां स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और सेंट्रल की अलग। इंडिया में भी है सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ, वो इंडिया के किसी भी कोने में शादी कर सकता है, घर बनवा सकता है, बिजनेस कर सकता है। सर अफीम की खेती कर सकते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। तो अफीम की खेती करना लॉ में अलाउड नहीं है until unless it is being done for medicinal purposes। समझ में आ गई बात? तो ये बात क्लियर हो गई। तो भाई expenditure on both education and health are to be carried simultaneously by 3 tiers of the government। अब ये 3 tier कौन होते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों।
अगर आपने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, आई रिपीट कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा हो, तो हम इन सब लोगों की हरकतों के ऊपर 3 बातें करते हैं। कौन सी 3 बातें करते हैं सर आप? The works which are to be carried out by them are segregated in 3 type of list children. कौन सी लिस्ट? 3 लिस्ट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम हैं वो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में है। लगभग देयर आर 99 आइटम्स। हाउ मेनी? 99। उसके बाद एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून भी बना सकती है, सेंट्रल का जो बना उसको भी लागू करा सकते हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा में 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र कर दी गई है, तो उन्होंने अभी कानून बनाया है। पहले उनके यहाँ भी 18 साल वाला था। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट। यहाँ पे शायद 66 हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, ये रिवर्स भी हो सकता है 99 और 66। और तीसरी लिस्ट चिल्ड्रन, जो काम दोनों लोग कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। दे आर मेंशन्ड इन व्हाट चिल्ड्रन? कॉन्करेंट लिस्ट। खोपड़े में बात गई, मेंशन्ड वेयर? कॉन्करेंट लिस्ट। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज अ यूनियन लिस्ट, व्हाट इज अ स्टेट लिस्ट एंड व्हाट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एजुकेशन का मैटर है ना बच्चों, वो गवर्नमेंट ने हर स्टेट को बोला भाई आप देखो। बट अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आईआईटी कानपुर चल रहा है बच्चों, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। बट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें फंडिंग यूनियन गवर्नमेंट से भी आती है एज वेल एज स्टेट से भी आती है। खोपड़े में बात गई। और अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपी में है, तो यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड होगा, तो उसकी सारी की सारी फंडिंग कौन करेगा? स्टेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा। एंड बिलो दैट एजुकेशन के मामले में गांव वगैरह में वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स, वो पंचायत एंड ऑल दैट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये बात सबको समझ में आ गई? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुछ काम सिर्फ सेंटर देखेगा, स्टेट से मतलब नहीं। कुछ हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट खुद देखेगी, सेंटर से मतलब नहीं। और कुछ का दोनों से मतलब है। तो इंडिया में प्रैक्टिकली एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ स्टेट। खोपड़े में बात गई। इसीलिए यूपी बोर्ड का सिलेबस कुछ और है, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस कुछ और है, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ और है। हैड इट बीन मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, तो जैसे यूएस में होता है ना सैट 1 सैट 2 का पेपर, पूरे यूएसए में एक सिलेबस होता, वैसे इंडिया में होता। इज दैट क्लियर? तो जब तक एजुकेशन को हम यूनियन लिस्ट का मैटर नहीं बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारे स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस हमेशा एक दूसरे से डिफर करता रहेगा। फंडामेंटल अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? समझ में आ रही बातें? सो वी हैव रेगुलेटरी अथॉरिटीज का नाम बच्चों बदल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी जमाने में हुआ करता था, ये ज्यादातर काम एजुकेशन का ही करते थे। तो अब इस डिपार्टमेंट का नाम 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो अब अगर आप एमएचआरडी बोले, गूगल पे सर्च करें, तो गूगल आपको बता देगा नाउ इट्स नेम हैज बीन चेंज टू एमओई। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी नाम तो सुना ही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इनके दो काम होते हैं, एक तो सिलेबस डिफाइन करना और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर सारे प्रोग्राम बनाना। टीचर बनने के लिए इंडिया में कौन सी डिग्री चाहिए आपको? बीएड की। तो बीएड कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस? एनसीईआरटी। और ये पूरे देश पे लागू होगा। बट अगर एक पर्टिकुलर स्टेट कह रहा है कि हमें थोड़ा एनसीईआरटी में चेंज चाहिए, तो गवर्नमेंट के रीच फिर हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी विल वर्क एट नेशनल लेवल। हर स्टेट का भी अपना काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगा, दैट विल बी नेम्ड एज व्हाट? एससीईआरटी। तो ये स्कूल लेवल पे पूरा काम करता है चिल्ड्रन। तो आपने जब से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की और जब आपकी स्कूलिंग खत्म होगी 12th क्लास में, सारा बुक, सिलेबस, टीचर्स की ट्रेनिंग, क्या पढ़ाना है, टाइम, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? एनसीईआरटी। खोपड़े में बात गई सबके? पक्का? देयर आफ्टर ये क्या काम करते हैं सर? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन देखेगा कि भाई कॉलेज में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही कि नहीं चल रही है, टीचर प्रॉपर पढ़ा रहा है कंटेंट की नहीं, सिलेबस जो हमने डिसाइड किया है वो कॉलेजेस में टीचर सही से डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टाइम टेबल में सफिशिएंट नंबर ऑफ पीरियड्स हैं या नहीं है, इज दैट क्लियर? टीचर्स आर बीइंग पेड प्रॉपरली और नॉट? तो इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं चिल्ड्रन, आई रिपीट, जितने भी कॉलेजेस हैं, हर जगह कौन मॉनिटरिंग बॉडी है? AICTE। बट सिर्फ अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, किसकी बात करें? यूनिवर्सिटीज की। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पिताजी की बात करें तो इट इज UGC। खोपड़े में बात, इट इज UGC। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
is regulated by what is called as यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को एफिलिएशन दिया और बोला कि भाई आप बीटेक प्रोग्राम चलाइए। कौन सा प्रोग्राम चलाइए? बीटेक प्रोग्राम चलाइए। कौन सा प्रोग्राम? बीटेक। अब बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको कौन से एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा? प्रॉब्लम बात गई। सॉरी चिल्ड्रन, नेटवर्क इशू। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने एक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को बोला कि भाई हम आपको एफिलिएट करते हैं, आप बीटेक प्रोग्राम चलाइए। और जो बच्चे भी 4 साल का बीटेक प्रोग्राम करके पास होंगे उनको जो सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी उस पर क्या लिखा रहेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। कॉलेज का उस डिग्री के सर्टिफिकेट पे कहीं नामो निशान होता ही नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? सिर्फ एनरोलमेंट नंबर के साथ एक ऐसा कोड लग जाएगा XCEM 1496 जिससे पता लगेगा ये बच्चा किस कॉलेज में पढ़ता था। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अब ये काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देखेगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ठीक से कर रही है कि नहीं। बट एंट्रेंस एग्जाम में IIT JEE के पेपर का स्कोर क्या था, उसके थ्रू यहां पे एडमिशन मिलेगा, क्या सिलेबस होगा, किस सेमेस्टर में एग्जाम कब होगा, कितने मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल असेसमेंट, ये सारी चीजें कौन देखेगा? आर बीइंग फॉलोड अप प्रॉपरली और नॉट चिल्ड्रन? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से MBA करता है चिल्ड्रन, मॉनिटरिंग विल बी डन बाय UGC। उसमें AICTE का दूर दूर तक कोई रोल है ही नहीं। अगर कोई बच्चा IIM से या IIT से MBA वगैरह बीटेक करे, सिर्फ और सिर्फ अगेन किसका रोल है? AICTE का। उससे UGC से कोई लेना देना नहीं है। तो UGC कह रहा है भैया हम यूनिवर्सिटी पे ध्यान देते हैं, बाकी जितने ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं एंड जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज हैं हम इन पे ध्यान देंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो UGC आपके पापा हो गए। UGC क्या हो गए? आपके पापा। ये घर पे सबके ऊपर ध्यान देंगे, बट नौकरानी को कितनी सैलरी देनी है, कब देनी है, ठीक से काम कर रही कर रही, ये काम मम्मी का है। तो मम्मी इज AICT। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन। दोनों तो सेम ही चीज है, बट ये कहां काम देखेंगे? यूनिवर्सिटी में। और ये कहां पे देखेंगे? सिर्फ कॉलेजेस में। तो मैक्सिमम केसेस में बच्चों IIM अगर है तो उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दिया। सर फर्क क्या पड़ेगा? अगर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अहमदाबाद को हम बोल दें कि यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे UGC खुद फंस जाएगा। फिर UGC को सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलना पड़ेगा भैया 500 करोड़ रुपए दो, क्योंकि अब हमने इनको गोद ले लिया है। तो ग्रांट्स का मतलब यहां पे उनको पैसा भी देना पड़ता है। AICT कोई पैसा देने लेने का काम नहीं करता। तो AICT इज जस्ट लाइक अ क्लास मॉनिटर, जस्ट लाइक अ क्लास मॉनिटर। इज दैट क्लियर? एंड UGC आर पेरेंट्स हु विल गिव पॉकेट मनी आल्सो टू द यूनिवर्सिटीज। तो इंडिया में जितने भी IIMs और ये IITs हैं बच्चों, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय UGC, बिल्कुल भी नहीं। दे आर रेगुलेटेड बाय AICT। और जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, दे ऑल आर मॉनिटर्ड बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू विच दे आर एफिलिएटेड एज वेल एज बाय AICT। खोपड़े में बात गई। आपने न्यूज़पेपर में काफी ऐड देखा होगा PSIT का। ये कानपुर में काफी अच्छा कॉलेज लोकेटेड है, पबनीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एफिलिएटेड टू नो यूनिवर्सिटी AICTE। बट अगर ये एफिलिएट हो जाए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी इनके ऊपर डंडे बरसाएगी एज वेल एज AICT। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट का जो विंग इनको चेक करता है, इट इज ओनली AICT। और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है? UGC है। बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? इज दैट अंडरस्टूड? कौन सा इंस्टीट्यूशन किसके लिए बनाया गया था? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ हमारा 3 tier स्ट्रक्चर में रेगुलेटरी पार्ट इन द एजुकेशन सेक्टर गेट्स ओवर।